नमस्कार, मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया के बारे में बताऊंगा। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे दौड़ना, भागना, खाना, पीना, आना, जाना, तैरना, ये सभी क्रियाएं हैं। ठीक, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया का अर्थ होता है काम, तो जितने काम है वो सब क्रिया। ठीक, दौड़ना, खाना, पीना, तैरना, आना, जाना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं और इनकी पहचान इनके अंत में ना लगा। ठीक, अब आते हैं धातु। तो धातु वो मूल शब्द होते हैं जिनसे क्रिया का निर्माण होता है। धातु मूल शब्द होते हैं और उनमें जब ना जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसे धातु क्या है? खा, लिख, पी, पठ, ये सब धातु हैं। और खा में ना जोड़ दिया गया, खाना क्रिया हो गई। खा धातु, खाना क्रिया। लिख धातु और लिखना क्रिया। पी धातु और पीना क्रिया। तो धातु मूल शब्द होते हैं और इनसे क्रिया का निर्माण होता है। ठीक, अब आते हैं धातु के भेद। तो धातु के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु वो होती है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। मूल धातु वो होती है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, यह किसी पर निर्भर नहीं रहती। ठीक, जैसे खा, लिख, पी, देख, ये अपनी मूल अवस्था में है और इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। इन्हें मूल धातु कहा जाता है। अब आते हैं यौगिक धातु। यौगिक धातु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। मूल धातु में कोई प्रत्यय लगाकर यौगिक धातु का निर्माण होता है। मूल धातुओं में प्रत्यय लगाकर यौगिक धातुओं का निर्माण होता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। जैसे चल से चला, चल धातु से चला। खा से खिला। देख से दिखा, ये सभी यौगिक धातु के अंतर्गत आते हैं। चला, खिला, दिखा, ये सब यौगिक धातु के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आते हैं क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया धातु। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से क्रिया करवाता है। जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से क्रिया करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे करवाना, कटवाना, लिखवाना। उसने मजदूर से लकड़ी कटवाया, स्वयं कार्य नहीं किया, दूसरे से करवाया, इसलिए इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा। उसने बच्चे से हिंदी लिखवाया, स्वयं क्रिया नहीं किया, दूसरे से करवाया, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उसने यह काम राम से करवाया, दूसरे से काम करवाया, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दी या दूसरे से कार्य करवाया, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। ठीक, अब आते हैं यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रिया वो होती है जो दो धातुओं और दूसरे शब्दों या धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है, उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। ठीक, दो धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातु में प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहा जाता है। ठीक, जैसे चलना, चलाना, हंसना, हंसाना, ये दो से मिलकर बनी है, इसलिए चलना से चला। ठीक, तो इसलिए इसे जो है यौगिक क्रिया कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं नाम धातु। नाम धातु जो होती है वो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है। तो संज्ञा और विशेषण से बनती है।
नाम धातु संज्ञा और विशेषण के द्वारा बनती है। जैसे हाथ, हाथ से क्या बनी? हथियाना। हाथ से क्या बनी? हथियाना। बात से बतियाना, ये संज्ञा से, और विशेषण से गरम से गरमाना, चिकना से चिकनाना, ये जो है संज्ञा और विशेषण से बनती हैं, इन्हें नाम धातु कहा जाता है। ठीक, अब आते हैं क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती। ठीक, सरल अर्थ में समझिए कि जहां पर जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम ने आम खाया, राम करता है, आम कर्म है, खाया क्रिया है, तो यहां पर कर्म उपस्थित है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। ठीक, इसे सकर्मक क्रिया कहा जाएगा। राम ने रावण को मारा, किसने मारा? राम ने मारा। राम करता, किसको मारा? रावण को मारा। रावण हुआ कर्म और मारा हुआ क्रिया। देखिए, सकर्मक की पहचान है, आप उसमें जो है किसको और क्या लगा दीजिए। अगर उत्तर मिल जाए तो समझो क्रिया सकर्मक है, उत्तर अगर न मिले तो समझो क्रिया अकर्मक है। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा, उत्तर मिला, इसलिए यह क्रिया सकर्मक हो। ठीक, रमेश ने मिठाई खाई, किसने खाई? रमेश ने खाई। क्या खाई? मिठाई खाई, उत्तर मिला क्या खाई? मिठाई खाई, मिठाई कर्म हुआ, इसलिए क्रिया सकर्मक होती। देखिए, अगर आप किसने लगाएंगे तो कर्ता का उत्तर मिलेगा। किसने खाया? रमेश ने खाया। क्या खाया? मिठाई खाया। अगर किसने लगाओगे तो कर्ता मिल जाएगा, और किसको और क्या लगाओगे तो कर्म मिल जाएगा। तो किसको और क्या लगाने से अगर उत्तर मिल जाए तो समझो क्रिया सकर्मक है, और अगर इसका उत्तर न मिले तो समझो क्रिया अकर्मक। ठीक, अब आते हैं अकर्मक क्रिया। तो जहां पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है वहां पर क्रिया अकर्मक होती है। या सरल अर्थ में समझिए, जहां पर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो गया, क्या गया? उत्तर नहीं मिला, तो ये क्रिया अकर्मक। वह सो गया, क्या सोया? उत्तर नहीं मिला, किसको सोया? कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये क्रिया जो क्या होगी? ये क्रिया अकर्मक होगी। जब उत्तर न मिले तो समझो जो है, जब क्या और किसको का उत्तर न मिले तो समझो कि क्रिया वहां पर अकर्मक। ठीक, घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, कौन दौड़ा? घोड़ा दौड़ा। क्या दौड़ा? किसको दौड़ा? इसका उत्तर नहीं मिल रहा, इसलिए यहां पर क्रिया अकर्मक होगी। ठीक, अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया। कभी कभी क्रियाओं जहां कभी कभी वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म भी होते हैं, दो कर्म होते हैं, तो उन्हें जो है द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे रमेश ने बच्चे से किताब पढ़वाई, किसने पढ़वाई? रमेश ने। किससे पढ़वाई? बच्चे से। क्या पढ़वाई? किताब। क्या हुआ? दो कर्म है। किससे पढ़वाई? बच्चे से। क्या पढ़वाई? किताब। यहां पर दो कर्म है, इसलिए यह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक, श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर गोपियों को आकर्षित करते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी। क्या का उत्तर मिल गया है। किसको आकर्षित करते थे? गोपियों को, इसका भी उत्तर मिल गया। इसका मतलब इसमें दो कर्म है, तो ये क्रिया द्विकर्मक होगी। ठीक, जहां पर दो कर्म हो वहां पर क्रिया द्विकर्मक होती। ठीक,
अब आते हैं संयुक्त क्रिया। तो जो संयुक्त क्रिया होती है ये दो क्रियाओं के मिलने से बनती है। ठीक, दो क्रियाओं के मिलने से संयुक्त क्रिया बनती है। इसमें पहली क्रिया प्रधान होती है, जैसे वह गिर पड़ा, गिरना एक क्रिया है और बाद में क्या आया शब्द पड़ा, तो ये हो गई क्या हुई, जो संयुक्त क्रिया हुई। वह गिर पड़ा, वह पढ़ने लगा, वह खा चुका है। ठीक, जब दो आज वो गिर पड़ा, उसने खा लिया, खा और लिया दो क्रियाएं आ गई। वो गिर पड़ा, वो पढ़ चुका है, पढ़ नहीं, वो गिर पड़ा, वो चला गया, पढ़ चुका है सहायक क्रिया होगी, लेकिन वो चला गया, चला एक क्रिया है और गया दूसरी हो गई, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहा जाएगा। ठीक, इसमें दो क्रियाएं होती हैं, पहली क्रिया प्रधान होती है। ठीक है, अब आते हैं हम सहायक क्रिया। तो जो क्रियाएं मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जो मूल क्रियाओं के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण बनाती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह चला गया है, गया एक क्रिया है और है जो है ये सहायक क्रिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जाना जो है क्रिया है और रहे हैं ये सहायक क्रिया। वो आम खा रहा था, खाना क्रिया है, लेकिन रहा था ये सहायक क्रिया। ठीक, वो चला गया था, गया क्रिया है और था जो है ये सहायक क्रिया। पानी बरस चुका है, बरसना क्रिया है लेकिन चुका है यह सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रियाएं जो होती हैं ये मूल क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण बनाती हैं, इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रियाएं होती हैं ये संज्ञा और क्रिया या संज्ञा और विशेषण के संयोग से बनती, जैसे भस्म करना, दुखी होना, निराश होना। ठीक, ये जो क्रियाएं होती हैं संज्ञा और क्रिया या संज्ञा विशेषण और क्रिया के संयोग से बनती। भस्म करना, दुखी होना, निराश होना, ये जो होती है नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आती। ठीक, अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता कोई एक क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है तो जो पहली वाली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक, जब कर्ता कोई एक क्रिया करता है और उसके तुरंत बाद कोई दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे उसने नहाकर खाया, उसने नहाकर खाया तो पहले नहाया फिर खाया, तो जो नहाकर है ये पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। वो खाकर सोया, पहले उसने खाया फिर सो गया, तो इसमें जो है पहली क्रिया क्या हुई, खाना, तो ये पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। ठीक, वो पढ़कर सोया, तो पढ़ना जो है ये पूर्वकालिक क्रिया मानी जाएगी। जो क्रिया पहले हुई उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्रियार्थक संज्ञा। देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो संज्ञा के रूप में आ जाती हैं, उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, ये वाक्य में संज्ञा के रूप में आ जाती हैं, इसलिए इन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ये शब्द तो क्रिया का है लेकिन ये संज्ञा के रूप में आ रहा है, इसलिए इसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। तो क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, इसलिए इसे क्रियार्थक संज्ञा कहा जाएगा। ये यहाँ पर संज्ञा के रूप में आ रही है। ठीक, अब आते हैं हम वाच्य।
वाच्य जो होते हैं इनसे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। वाच्य वो शब्द होते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कि कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता। और वाच्य जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कर्तृवाच्य कहा जाता है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे महेश ने मिठाई खाई, कर्ता की प्रधानता है इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहा जाएगा। राम ने आम खाया, कर्ता की प्रधानता है इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहा जाएगा। ठीक, उसने रमेश को बुलाया, यहां पर जो है कर्ता की प्रधानता है इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहा जाएगा। आते हैं वाच्य। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। ठीक, इससे ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। तो वाच्य जो होते हैं इनके 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, पहले आते हैं कर्तृवाच्य। तो जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है, इसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे राम ने आम खाया, महेश ने मिठाई खाई, राधा ने पुस्तक पढ़ी। इसमें कर्ता की प्रधानता है इसलिए इसे कर्तृवाच्य कहा जाएगा। ठीक, इसे कर्तृवाच्य कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं कर्मवाच्य। तो जहां पर कर्म की प्रधानता वाक्य में हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक राधा के द्वारा पढ़ी गई। मिठाई महेश के द्वारा खाई गई। ठीक, आम राम के द्वारा खाया गया। तो इसे कर्मवाच्य कहा जाएगा। इसमें कर्म की प्रधानता है, जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, इसमें कर्म की प्रधानता है इसलिए इन्हें कर्मवाच्य कहा जाएगा। ठीक, अब आते हैं भाववाच्य। तो जहां पर न कर्ता की प्रधानता हो और न कर्म की प्रधानता हो, इसमें क्रिया या भाव की प्रधानता हो, उन्हें भाववाच्य कहा जाता है। जहां पर भाव की प्रधानता हो उन्हें भाववाच्य कहा जाता है। जैसे मुझसे टहला नहीं जाता। ठीक, मुझसे टहला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ये सब भाववाच्य के उदाहरण हैं और इन्हें भाववाच्य कहा जाता है। ठीक।